हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लिविंग वर्ल्ड के जो है ना हम लोग पहले पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये जो पहला पार्ट होगा इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखो, आज जो है ना हम लोग ज़्यादातर इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। और अर्नेस्ट मेयर साहब, यानी कि देखो, अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे ना तो उसमें हर एक यूनिट में जो है एक साइंटिस्ट साहब लोगों का जिक्र है। तो अगर हम लोग लिविंग वर्ल्ड यूनिट खोलते हैं तो वहाँ पे अर्नेस्ट मेयर नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों टॉपिक को जो है आज मैं आपको बहुत डिटेल में बतलाने वाला हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी से इन दोनों टॉपिक के जो है हर एक लाइन को मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं आपको जो है इन दोनों टॉपिक का जो है क्विक रिवीजन नोट्स भी बनवा दूंगा, जिसकी सहायता से जो आज का मतलब ये टॉपिक होगा, आज हम लोग जितने भी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना हर एक पॉइंट जो होगा आपके इस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होगा, जिसकी सहायता से एग्जाम टाइम पे जो है ना एग्जाम के समय पे आप इन टॉपिक को जो है 2 से लेकर के 3 मिनट के अंदर बिना एनसीईआरटी के एक भी पॉइंट को स्किप किए हुए आसानी से रिवाइज कर लोगे, जिससे जो होगा ना कि फिर से आपको दोबारा से यह वीडियो देखना नहीं पड़ेगा एग्जाम के वक्त। ओके, तो देखो, आज हम लोग जो है सबसे पहला पेज यानी कि जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सेकंड पेज यानी कि जो हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में जो भी बातें आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है ना, हर एक बातों को मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि सारी बातें आपको क्लास में याद हो रही होगी। इस पॉइंट को नोट कर लो। अच्छा, चलो, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया आज तो हमारा पहला इंट्रेक्शन है, यानी कि हम लोग जो है पूरे साल 11th या फिर जो 12 का जो बायोलॉजी है हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ ना। देखो, हमारा जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले मैं आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में बतलाऊंगा। आज के वीडियो से आपको पता भी चल जाएगा, हर एक टॉपिक जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बतलाऊंगा, बहुत डेप्थ में बतलाऊंगा। उसके बाद जो है उसी सेम टॉपिक को जो है मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से बहुत अच्छे से हर एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यानी कि पहले डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे, देन उसी को एनसीईआरटी बुक से रिवाइज कर लेंगे। देन उसके बाद एग्जाम के लिए यानी कि एग्जाम समय के लिए मैं आपको उस टॉपिक का क्विक रिवीजन नोट्स भी बनवा दूंगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी के जो है हर एक पॉइंट जो है इंक्लूडेड होंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में होंगे, जिसकी सहायता से जो है ना आप एग्जाम टाइम पे इस टॉपिक को जो है बहुत आसानी से इजी वे में रिवाइज कर लो। उसके लिए फिर से आपको कोई वीडियो देखना ना पड़े। अच्छा, उसके बाद जो है अब उसके बाद जब हम लोग मतलब डिटेल में पढ़ लेंगे टॉपिक को, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में उस टॉपिक का जो है ना आज तक पूछा गया नीट का पीवाईक्यूज यानी कि, और उसके पहले जो हमारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था, देखो 2016 से हमारा नीट का एग्जाम हो रहा है, और उसके पहले मेडिकल लेवल का एग्जाम जो है एम्स के लिए हमारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था उस समय मतलब। तो उसके पीवाईक्यूज यानी कि बोले ना तो 1919 से लेकर के 2026 तक के जितने भी आपके नीट के या फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के पीवाईक्यूज होंगे उस टॉपिक के, मैं आपको उसी वीडियो में सॉल्व भी करा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे जो है ना आप हर एक पार्ट में हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, एनसीईआरटी से हर एक लाइन उस टॉपिक का समझ लोगे, उस टॉपिक का मतलब क्विक रिवीजन नोट्स भी बना लोगे एग्जाम टाइम के लिए, और उसके जितने भी नीट के या फिर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के जो है मतलब क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, उसको भी आप उसी वीडियो के अंदर सॉल्व कर लोगे। यानी कि घर पे आपको कुछ करना ही नहीं है बायो के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और एक चीज अगर आप गौर करोगे ना, तो अगर आप अपने एनसीईआरटी का पहला पेज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को खोलते हो तो वहाँ पे नोटिस करना ना कि बायोलॉजी के डेफिनेशन से जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो हम लोग भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे और बायोलॉजी के डेफिनेशन को मतलब समझने के साथ साथ अपने चैप्टर को जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है बायोलॉजी, और ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना ये खुद 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक हो गया बायो और सेकेंड वर्ड हो गया लॉजी। यानी कि बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर जीव जंतुओं से रिलेटेड चीजें, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल आप इसको बोल सकते हो। बट एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में बोला गया है बायोलॉजी इज द स्टडी, स्टडी के जगह पे वहाँ पे साइंस बोला गया है।
बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म या फिर लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी जो है ना, मतलब बायोलॉजी जो है हमारे धरती पे जो भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं और उनमें होने वाले जो भी प्रक्रियाएं हैं ना, इसी के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। और सिंपल अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो कि भैया ये जो लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं या फिर लिविंग प्रोसेसेस, तो उनके लिए देखो अगर हम लोग मतलब लिविंग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो क्लास जो है 10th में आपने जो है सबसे पहला बायो का चैप्टर कौन पढ़ा था? तो भैया हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस नाम का जो चैप्टर था उसी को सबसे पहले बायो में पढ़ा था। तो ये जो लाइफ प्रोसेस था क्या था? तो भैया जितने भी जीव जंतु है ना, उनके बॉडी में होने वाले जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होते हैं जो कि उनके लाइफ को मेंटेन करने में मदद करते हैं, वैसे प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोल रहे थे। सेम यही लाइफ प्रोसेसेस जो है ना आपके एनसीईआरटी में लिविंग प्रोसेसेस के नाम से दे दिया गया है। यानी कि लिविंग प्रोसेसेस क्या हो गया? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही है उनके लाइफ को जो है मेंटेन करने के लिए वैसे मतलब एक्टिविटीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। ओके, अब इसको जैसे कि हमने मतलब क्लास 10th में पढ़ा था, अभी बता देते हैं। टोटल वहाँ पे आपको जो है 7 जो है मतलब प्रॉपर्टीज दी गई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि उनके अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। आपने ट्रिक से याद किया होगा MISGREN, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि M फॉर मूवमेंट को शो करे, I से इंजेक्शन यानी कि भोजन को मतलब भोजन को अपने अंदर ले, S से स्टिमुलस यानी कि अगर हम लोग मतलब आसपास के इन्वायरमेंट को देख करके और उसके टुवार्ड कुछ रेस्पॉन्ड या फिर स्टिमुलस को शो करे जिससे उसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे, R से वे लोग रिप्रोड्यूस करें, E से वे लोग जो है जो खाना खाया है फीकल मेटल को बाहर बॉडी से एक्सक्रेट आउट भी करें, और N से वे लोग न्यूट्रिशन लें। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कौन सी थी? तो लिविंग प्रोसेसेस में आ रही थी। तो यही चीजें तो यहाँ पे है ना, यानी कि मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, सेंसिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्ड की बात करते हैं तो सारे के सारे जो है लिविंग प्रोसेसेस में आते हैं। यानी कि सिंपल समझ लो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको हम लोग लिविंग प्रोसेसेस या फिर लाइफ प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। बट ठीक है, यहाँ तक तो बातें सही है, बट भैया ये जो लाइफ फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, लाइफ का मतलब तो आपको पता ही है, जीवन से रिलेटेड यानी कि जीव जंतु, लिविंग थिंग। फॉर्म्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बोल दो, या फिर आप वेरियस काइंड ऑफ भी बोल सकते हो, वेरियस काइंड ऑफ भी बोल सकते हो, जो भी बोलो। यानी कि फॉर्म का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। तो देखो, हमारे धरती पे जितने भी डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है ना, इन सभी को अगर हम लोग एक वर्ड से डिनोट करना चाहें तो हम लोग लाइफ फॉर्म्स बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारे धरती पे देखोगे तो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पे हाथी दिख रहा होगा, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे पांडा दिख रहा होगा, पानी के अंदर हमें मछलियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे एक बतख यानी कि डक है, यहाँ पे एक टर्टवाइज है, कछुआ है, यहाँ पे मेढक दिख रहा होगा। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोकोनट का ट्री हो गया, यहाँ पे एक बम्बू का जो है यानी कि बम्बू का जो हो गया एक मतलब झाड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, नीचे यहाँ पे आपको ग्रास दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे एक बर्ड पैरोट दिख रही होगी। तो जितने भी आपको जो है ना लिविंग यानी कि लाइफ फॉर्म दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सारे के सारे को मिला करके हम लोग जो है लाइफ फॉर्म बोल देते हैं। ओके, और हमारे धरती पे जो है ये जो लाइफ फॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी कि हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुएं दिखाई देती हैं। कैसे? तो आप यहाँ पे ही देख लो, तो यहाँ पे कुछ जीव जंतु जो है ना जमीन पे यानी कि लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ जो है एयर में पाए जाते हैं, और बोरियल जैसे कि बर्ड्स हो गए तो वो हवा में उड़ते हैं ना, कुछ जो होते हैं सो वाटर के अंदर पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, और कुछ जो आपके एम्फीबियंस होते हैं जो कि वाटर में भी पाए जाते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेढक हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। कुछ जो होते हैं वे अपने एक जगह से मतलब एक जगह से दूसरे जगह हिल भी नहीं सकते, जैसे कि प्लांट्स हो गए या फिर जो ट्री हो गए, यह भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है और हमारे धरती पे जो है मतलब लाइफ फॉर्म के हिस्सा है। वैसे ही अगर हम लोग इवन जो है एक छोटे से बैक्टीरिया की बात करते हैं, वह भी तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आता है, जो कि हमें जो है नेक्ड आईज से जो है दिखाई भी नहीं देता है। तो हमारे जो मतलब ये जो लिविंग वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्स है। इसमें जो है हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। कुछ जंतुएं जो है आपके ज़मीन पे लैंड पे पाई जाती हैं, कुछ एयर में, कुछ वाटर में, ठीक है। सबके रहने सहने हैबिटेट का तरीका अलग अलग है। जैसे कि
सिंपल ऐसे समझेंगे ना तो ये जो हमारा मतलब एलिफेंट होता है या आपका हर्बीवोरस होता है या जो है घास पात खाता है। लायन की बात करेंगे तो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि एक दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। अगर यहाँ पे इस पैरोट की बात करेंगे तो ये ओमनीवोरस होता है, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों सब चीजों को ये खा सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के भी ये लोग खा लेते हैं। यानी कि हमारे धरती पे ये जो लाइफ फॉर्म है ना, इसमें हमें जो है बहुत ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे धरती पे मौजूद हैं। और अगर अभी तक की हम लोग बात करें, यानी कि टिल डेट अब तक की बात करते हैं ना, तो हमारे धरती पे जो है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यानी कि हमारे धरती पे जो है ना 17 से लेकर के 18 लाख जो है डिफरेंट दिखने वाले डिफरेंट जो है टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हमारे धरती पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है अलग अलग। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें से जो 12 लाख जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि 12 लाख जो स्पीसीज हैं, या जो है एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, यानी कि एनिमल्स हैं जनरली, अभी के लिए समझ लो। अच्छा, और बचे हुए जो 5 से 6 लाख ऑर्गेनिज्म है ना, इसी में आपके प्लांट्स हो गए, कुछ अलग अलग प्रकार के ट्रीज हो गए, इसी के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हो गए, कुछ फंगाई यानी कि मशरूम जो आप लोग खाते हैं, फंगस हो गए, ये सारे के सारे बचे हुए 5 से 6 लाख के अंदर ही आती हैं। यानी कि 12 लाख से ज्यादा हम लोगों ने एनिमल किंगडम के मेंबर को खोजा है। और बचे हुए जो 4 किंगडम है आपके, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटे हो गया, आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये 4 किंगडम मिला करके हम लोगों ने 5 से 6 लाख जो है डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को खोजा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा भैया सारी बातें तो समझ में आई, बट ये जो स्पीसीज है यहाँ पे जो आपने लिखा है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, या स्पीसीज होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल यार, देखो देखो हमारे धरती पे जो है ना, जो भी आपको एक यूनिक प्रकार का, यूनिक या फिर डिफरेंट टाइप के कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, उसको हम लोग एक जो है स्पीशीज मानते हैं। कैसे? तो देखो हमने मतलब हमारे यहाँ जैसे कि एक बियर हो गया, या एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउल हो गया या दूसरा स्पीशीज हो गया, डियर जो हो गया या तीसरा स्पीशीज हो गया, स्क्वेरल जो दिख रही है चौथा स्पीशीज हो गई, यहाँ पे फॉक्स मान लो 5वां स्पीशीज हो गया, रैबिट जो हो गया 6ठा स्पीशीज हो गया, यहाँ पे ये जो आपको रेट दिख रहा होगा ये 7वां स्पीशीज हो गया। वैसे ही यहाँ पे मान लो ये आपका एक मैंगो का प्लांट है, मतलब मैंगो का ट्री है, तो ये 8वां स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग मतलब नीम का पेड़ मान लेते हैं, तो ये एक 9वां स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही फ्लावर में ये आपका लिली का पौधा हो गया, तो 10वां स्पीशीज हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग मान लो रोज का पौधा मान लेते हैं सपोज, तो यह हमारा जो हो गया कितना 11वां नंबर का स्पीशीज हो गया। यानी कि जितने भी डिफरेंट तरह के, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो हमें पेड़ पौधे, प्लांट्स या फिर जो आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं धरती पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, वे आपके एक स्पीशीज को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो ना? यानी कि जो भी आपको एक यूनिक जो है मतलब ऑर्गेनिज्म दिखेगा, जो कि जिसको आज तक आपने नहीं देखा है, तो वह एक स्पीशीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक आपने भालू देख लिया और सेम भालू ऐसा ही अगर आपने एक जंगल में देखा तो आप बोलोगे नहीं ये जो है दूसरा स्पीशीज है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक ही जैसे अगर जो भी ऑर्गेनिज्म है वे एक ही स्पीशीज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि हमारे धरती पे जितने भी ह्यूमंस हैं, कितने, तो 8.3 बिलियन अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे ह्यूमन का पॉपुलेशन है धरती पे। ये सारे के सारे मिलकर ये केवल एक ही जो है स्पीशीज में आते हैं, यानी कि एक ही स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जो है होमो सेपियंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं, टेंशन नहीं लेना। ओके, वैसे ही अगर यहाँ पे देखो ना, मतलब आपके लिए यहाँ पे आपको जो है 4 जो है डिफरेंट जो है स्पीशीज दिखाई दे रहे होंगे, या फिर डिफरेंट जो है 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे लायन हो गया, यहाँ पे आपको टाइगर दिख रहा होगा, या एक जो है लेपर्ड हो गया, और यहाँ पे एक स्पैरो हो गई। ठीक है, यानी कि टोटल हमें जो है यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं। और देखोगे ना कि चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये लायन जो है ना ही इस टाइगर की तरह है, ना ही इस लेपर्ड की तरह है, ना ही यह मतलब स्पैरो की तरह है। मतलब इन तीनों से जो है हमारा डिफरेंट है ये लायन, यानी कि लायन एक अलग स्पीशीज हो गया। वैसे ही टाइगर दूसरा स्पीशीज हो गया, लेपर्ड तीसरा स्पीशीज हो गया, और यहाँ पे जो ये स्पैरो हो गई ये चौथा स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल हमारे धरती पे कोई सा भी एक यूनिक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जो कि मतलब अभी तक उसके सिमिलर कोई नहीं है, तो वह एक जो है स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। बट अब कुछ लोगों के मतलब माइंड में आ रहा होगा कि भैया इसका एक करेक्ट डेफिनेशन बता दो ना, जिससे कि हम किसी को बताएं तो मतलब अच्छा भी लगे।
तो देखो स्पीशीज जो है ना एक ऐसा जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड ईच अदर नेचुरली, यानी कि आपस में ये लोग मेट या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली। समझ रहे हो ना, यानी कि आप जनरल समझो ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह एक लायन हो गया, तो ये लायन कभी भी किसी के साथ मेटिंग या फिर रिप्रोड्यूस करेगा, इंटरब्रीड करेगा, तो कभी भी अगर मेल लायन है तो फीमेल लायन के साथ मतलब मेटिंग करेगा, या फिर फीमेल लायन है तो मेल लायन के साथ मेटिंग करेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यह लायन जो है इस जेबरा के साथ जो है जाकर के मेटिंग करने लगे, या फिर जो है यह लायन जो है किसी दूसरे, मान लो एक बर्ड वहाँ पे जो स्पैरो थी उसी के साथ मेटिंग करने लगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो है ऐसा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके नेचुरली, उसके बाद जब ये लोग ब्रीडिंग करें, ब्रीडिंग के बाद जो इनका ऑफ स्प्रिंग बने यानी कि जो बच्चा हो वो भी फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल कहने का मतलब है ना जब वो आगे चल के मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद वे लोग फर्दर जो है रिप्रोड्यूस कर सकें, वे लोग फर्दर जो है मतलब जो है अपने स्पीशीज के मेंबर को गिव राइज कर सकें, और इनमें हमें कॉमन कैरेक्टर भी दिखाई दे। आप देखना कोई भी अगर आपका मतलब लायन है तो लायन के अंदर उनका बच्चा हो या फिर मेल लायन हो या फिर फीमेल लायन हो, ये सारे के सारे सिमिलर होंगे लायन से ही। ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो लायन का बच्चा बना है यानी कि जो बेबी है अब वो जा करके एलिफेंट से सिमिलर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, या फिर वो जो है किसी दूसरे जानवर यानी कि मान लो जेबरा से सिमिलर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि स्पीशीज क्या हो गया, तो स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप हो गया सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड करने के बाद उनका जो बच्चा बने ऑफ स्प्रिंग हो वो भी फर्टाइल होना चाहिए, जब वो मैच्योर मतलब मैच्योर हो जाएगा तो वो भी फर्दर रिप्रोड्यूस कर सके, और इनमें हमें कॉमन कैरेक्टर दिखाई देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक स्पीशीज मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही देख लो, देखो ये जो लायन है, लायन जो है एक आपका स्पीशीज हो गया। कैसे, तो यहाँ पे आपको जो है सॉरी यहाँ पे आपको जो है ना मेल लायन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक फीमेल लायन है, ये दोनों सेम ही स्पीशीज के मेंबर हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग आपस में रिप्रोड्यूस किए होंगे, मेटिंग किए होंगे, मेटिंग करने के बाद इनका यहाँ पे बच्चा बना है, यानी कि लायन के कब्स बने हैं, इनके बच्चे हैं। अब इनके बच्चे भी आगे चल के जब मेच्योर हो जाएंगे ना तो ये लोग भी फर्दर जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक और चीज मतलब नोटिस करना, ये जो यहाँ पे लायन है, यहाँ पे जेबरा है या फिर जो है ये विल्डर बीस्ट है, इनके साथ तो कभी मेटिंग नहीं ना कर सकता है, समझ रहे हो ना। यानी कि यहाँ पे लायन एक अपना अलग स्पीशीज है, जेबरा दूसरा स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो विल्डर बीस्ट हैं ये तीसरे जो है अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारे धरती पे जितने भी ह्यूमंस हैं ना सारे के सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों, यानी कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं सारे के सारे होमोसेपियन वाले जो है मतलब स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो देखो हमारे धरती पे जितने भी 8.3 बिलियन जो पीपल हैं, क्या सारे के सारे आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली, यानी कि मेल और फीमेल जो आपके ह्यूमंस होंगे आपस में नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यह लोग जो है मतलब जब ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग के बाद जो इनका ऑफ स्प्रिंग बनेगा क्या वो फर्टाइल होता है, यानी कि ह्यूमन का जो बेबी होता है ना वो आगे चल के जब मैच्योर हो जाएगा तो वो भी फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें कॉमन कैरेक्टर भी दिखाई देता है, यानी कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सारे के सारे ह्यूमन के पास मतलब 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं बाहर की ओर निकले हुए, बॉडी पे हेयर दिखाई देता है। उसके बाद जो है मतलब उनके मतलब 2 पैरों से चलते हैं, उनके पास 2 हाथें होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर दिखाई देता है। अगर उनके एनाटॉमी की बात करेंगे तो सारे ह्यूमन में 1 हार्ट होता है, 2 किडनी होती है, एक मतलब 2 लंग्स होता है, समझ रहे हो ना। यानी कि इंटरनल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दोनों के दोनों सिमिलर होती हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं सारे के सारे जो है एक ही जो है स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। वैसे ही अभी मैंने आपको बताया था जितने भी लायंस होते हैं ये लोग जो है आपके अनदर स्पीशीज यानी कि पैंथेरा लियो वाले जो है स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो लायंस होते हैं वे लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या लायन जो है कभी ह्यूमन के साथ बच्चे पैदा कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक अलग स्पीशीज है और लायन जो है एक अलग स्पीशीज है। ओके, चाहो तो आप इसको जो है अपने नोट्स में लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, आगे जब मैं आपको अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में आज बताऊंगा ना तो वहां पे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां यहाँ पे अगर आपको पता होगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं।
अच्छा, अब देखो हमारे मतलब हमें अब पता चल चुका है कि हमारे धरती पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज यानी कि 17 से लेकर के 18 लाख जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे मौजूद है। तो इन सभी को जानने के लिए, अच्छे तरह से आसान तरीके से पढ़ने के लिए इनको हमें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना होगा। क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरी, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरी में क्लासीफाई करना होगा, जिसकी सहायता से हम लोग इनको आसानी से जो है पढ़ सकें, समझ सकें। तो इसके लिए जो है ना मतलब जाहिर सी बात है कि अभी के ह्यूमन तो उतने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट है, बट पुराने लोग भी तो थे ना, वे लोग क्या मतलब उतने ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थे, वे लोग भी मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी तो किया होगा ना इन सभी के बारे में जानने समझने के लिए। देखो, जो सबसे पहला अर्ली क्लासिफिकेशन आया था जो जीव जंतुओं के क्लासिफिकेशन के लिए, तो वह हमें जो है अर्ली ह्यूमंस ने दिया था। यानी कि धरती पे जितने भी पुराने जमाने के जो आदि मानव थे ना, उन्होंने धरती पे जितने भी मैटर थे जो हमारे धरती पे मौजूद थे, उनको दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। एक जो था एनिमेट मैटर वाले कैटेगरी में, और एक को जो है इन्होंने इन एनिमेट वाले मैटर के कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। अगर हम लोग देखें ना, सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं एनिमेट, तो एनिमेट में एनिमल का साउंड आ रहा है, यानी कि इसी को हम लोग बायोटिक मैटर या फिर लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। और इसके अंदर इन्होंने प्लांट और एनिमल्स को रखा था। उस समय यह बैक्टीरिया या फिर जो माइकोप्लाज्मा या फिर ये जो सेल और का कॉन्सेप्ट तो था नहीं ना, ये तो मतलब अभी नया आया है, ये बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है। तो इन्होंने जो भी मतलब एनिमल थे और प्लांट थे, उनको जो है एनिमेट यानी कि लिविंग थिंग वाले कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया था। और बचे हुए जो भी मतलब आपके नॉन लिविंग थिंग्स थे, उनको इन्होंने इन एनिमेट मैटर या फिर एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि वाइंड हो गया, सी हो गए, फायर हो गए, इनको इन्होंने जो है नॉन लिविंग थिंग वाले कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज मतलब देखना, जो अर्ली क्लासिफिकेशन था वो अर्ली मैन ने तो हमें दिया ही था, उसके अलावा एक बात जो है ना हिडन पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में दी गई है, जिसको मैं आपको एनसीईआरटी जब दिखाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। वहाँ पे जो है ना एक बात बोला गया है कि ये जो अर्ली ह्यूमन थे ना, अर्ली ह्यूमन जो थे, ये लोग बिकॉज डर से और आश्चर्य से, फियर और वंडर के कारण ना, ये जो अर्ली ह्यूमन थे, यह लोग जो है कुछ सॉम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की वर्शिप यानी कि पूजा भी करते थे। जैसे कि अगर आज भी हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग भी कुछ प्लांट जैसे कि नीम का पेड़ हो गया या फिर तुलसी की पेड़ मतलब तुलसी का पौधा हो गया, इनकी आज भी हम लोग पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। एनिमल्स में बात करेंगे तो हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन मतलब नाग भगवान की पूजा होती है। वैसे ही हमारे यहाँ मतलब वायु देव की पूजा होती है, समुद्र देव की, या फिर आग मतलब फायर की पूजा होती है। और हमारे यहाँ यूपी बिहार में जो छठ होता है, उसमें हम लोग सन यानी कि सूरज यानी कि आग की ही ना पूजा करते हैं। तो ये जो अर्ली ह्यूमन जो हमारे थे ना, तो इन्होंने धरती पे जितने मैटर थे उनको दो क्लास में मतलब क्लासिफाई तो किया। उसके अलावा इन्होंने ही जो है ना मतलब कुछ आपके सॉम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की जो है पूजा पाठ को भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि या तो वे उनसे डर जाते थे या फिर आश्चर्य में आ जाते थे। तो कुछ आपके प्लांट और एनिमल और कुछ नॉन लिविंग थिंग यानी कि विंड हो गया, सी हो गया, फायर हो गया, इनकी पूजा भी करते थे। और अगर आप देखोगे ना, तो सी यानी कि समुद्र की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आपने रामायण देखा होगा तो वहां पे जो है राम जी ने जो है किसकी यानी कि समुद्र की पूजा भी की थी। ठीक है, तो मतलब वहां से आप लोग रिलेट कर सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने आपको बताया। चलो अब आगे आते हैं। देखो, हर एक चीज को जानने के समझने के हमारे पास दो नजरिए होते हैं। कैसे? तो देखो, अभी जो है हमारे यहाँ बरसात का यानी कि रैन का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ना, यह रैन जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो यूजफुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है यूजफुल है, और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। ठीक है, कैसे? तो देखो, हमारे यहाँ अभी जो एग्रीकल्चर यानी कि जो किसान फार्मर जो हैं, उनसे उनके लिए जो है ना अभी ये जो रैन है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वे लोग अभी चाह रहे हैं कि और बारिश हो और बारिश हो, और यही जो है ये जो रैन है यानी कि दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम भी है। जैसे कि जो सिटी में लोग रहते हैं, जिनको सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है और सुबह सुबह ही बारिश स्टार्ट हो जा रही है, तो यह भगवान से मनाते हैं भाई आज बारिश ना हो। यानी कि एक ही चीज़ को देखने के दो नज़रिए हैं हमारे पास। एक जो मान लो अभी जो हमारा रैनी सीजन है, तो ये किसी के लिए फायदेमंद है और किसी के लिए नुकसान का काम है। वैसे ही अगर हम लोग जनरल एग्जांपल लेते हैं अपने मोबाइल का, तो मोबाइल से कुछ लोग पढ़ भी सकते हैं और कुछ लोग टाइम पास भी करते हैं।
ठीक है, यानी कि मोबाइल से जो है हर एक काम हो जा रही है। तो यहाँ पे नजरिए की बात है, आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे कि निगेटिव वे में लोगे। तो इसी प्रकार जो है ना हम लोग जो बायोलॉजी जो है इसको भी जो है देखने का हमारे पास टोटल दो नजरिया है। देयर आर टू व्यूज टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़ने का, समझने का, जानने का हमारे पास टोटल जो है दो नजरिया यानी कि दो व्यू है। कौन कौन से? एक होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और एक होता है बायोसेंट्रिक व्यू। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही होगी तो इसको तोड़ के पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो एंथ्रोपो देन सेंट्रिक बोलो और यहाँ पे इसको हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर करोगे ना तो एंथ्रोपोसेंट्रिक की बात करेंगे तो एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन और सेंट्रिक का मतलब सुपीरियर या फिर मेन। तो यहाँ पे इस नजरिए के अकॉर्डिंग ह्यूमन अपने आप को जो है सुपीरियर यानी कि मेन कंसीडर करता है और सोचता है कि ये जो नेचर है ये नेचर केवल और केवल एग्जिस्ट ही करता है ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस ओनली, नेचर एग्जिस्ट फॉर ह्यूमंस ओनली। नेचर जो है ह्यूमन के लिए ही एग्जिस्ट करता है और अगर हम लोग किसी चीज़ पे अपना अथॉरिटी जमाएंगे ना तो हम लोग उसका शोषण यानी कि एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, अभी आगे बताएंगे। ओके, और एक और व्यू होता है यानी कि एक और नज़रिया होता है जिसको हम लोग बायोसेंट्रिक भी बोलते हैं। बायो का मतलब ही हो रहा था लाइफ, यानी कि धरती पे जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने थे तो 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीशीज थे, इन सभी को हम लोग इक्वल कंसीडर करते हैं और इसमें हम लोग सबका साथ और सबके विकास के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोचते हैं ना कि ये जो नेचर है, नेचर एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि ये जो नेचर है, हमारी ये जो धरती है, सभी के लिए है। बट एंथ्रोपोसेंट्रिक में हम लोग सोचते हैं कि ये नेचर जो है केवल ह्यूमन के लिए है। तो यहाँ पे दोनों नज़रिए जो है बहुत ज़्यादा इमेंस प्रोग्रेस और इमेंस चेंजेस लाते हैं हमारे जो है मतलब हमारे धरती पे यानी कि लिविंग वर्ल्ड में। कैसे? देखो, अगर हम लोग जो है ना पहले व्यू की बात करें यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की बात करते हैं ना तो एंथ्रोपो का मतलब ही था ह्यूमन। तो इसमें जो है ना ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो नेचर हो गया या फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है ना, इनका यह लोग जो है वैल्यू या फिर उनका सपोर्ट या फिर उनको कंजर्वेशन में मदद तभी करेंगे जब वे ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेस हो गया वो ह्यूमन के मतलब यूजफुल के लिए जो है जरूरी हो। यानी कि ह्यूमन के लिए अगर कोई चीज आवश्यक है ना उसी का ह्यूमन जो होगा सपोर्ट करेगा, उसी का वैल्यू करता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग जो है जंगल को बचाना चाहते हैं बट एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अकॉर्डिंग जंगल को हम लोग इसलिए बचाना चाहते हैं ना क्योंकि जो है उससे हमें जो है वुड यानी कि लकड़ियां मिलती है। इससे हम लोग अपने लिए फर्नीचर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, ठीक है। या फिर जो है यहीं से हमें मेडिसिन मिलती है, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है। मतलब जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, वहाँ से मेडिसिन हो गई, नीम के पौधे से अश्वगंधा हो गया या फिर अशोका का पौधा, यानी कि अलग अलग प्रकार के मेडिसिन हमें जो है जंगल से मिलती है। वैसे ही जो है जंगल से हमें सबसे बड़ा चीज़ ऑक्सीजन मिलता है जो कि हम ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है ना जंगल को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमारे यानी कि मतलब ह्यूमन को जो है यहाँ से मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, वहाँ से हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, मेडिसिन मिल रही है और सबसे बड़ी बात हमें जो है प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन मिल रहा है। और इसी के कारण हम लोग जंगल को बचाना चाहते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि जंगल को हम लोग जो है पेड़ पौधे या फिर ट्रीज या फिर अलग अलग एनिमल्स के कारण बचा रहे हैं तो यह हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के अंदर नहीं आता। इसमें हम लोग केवल ह्यूमन को ही जो है सुपीरियर मेन जो है सेंटर में कंसीडर करके और यहाँ पे हम लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे जीव जंतुओं के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर एनिमल की भी बात करते हैं ना तो हम लोग उसी एनिमल को प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं जिससे कि हमें ह्यूमन को जो है कोई ना कोई सहायता मिले। जैसे कि या तो उनसे हमें भोजन मिल रहा हो, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म से हमें मीट, एनिमल से हमें मीट मिलती है, किसी से हमें एग मिलता है, कोई हमें दूध यानी कि मिल्क देता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे एनिमल को हम लोग बचाना चाहते हैं। वैसे ही एग्रीकल्चर में कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में काम आते हैं। जैसे कि आपने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा, उसको हम लोग किसान का फ्रेंड भी बोलते हैं, जो कि वहाँ के जो मिट्टी होता है उसको जो है मतलब
फर्टाइल बनाती हैं और साथ साथ में जो है ना उसमें छोटे छोटे से दरार भी क्रिएट कर देते हैं जहाँ से ऑक्सीजन का जो है मतलब वहाँ से एयर का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। अच्छा, उसके बाद मतलब जैसे कि हनी बी हो गई, तो हनी बी जो होती है वो जो है पोलिनेशन में काम आती है। तो इसी के कारण हम लोग जो है एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ जीव जंतुओं की सहायता करते हैं और कुछ मतलब जो है एनिमल से हमें मेडिसिन मिलता है। जैसे कि अगर आपने स्नेक का मतलब जो है एंटीडोट देखा होगा तो वह स्नेक से ही बनता है, यानी कि पॉइजन से ही बनता है। वैसे ही कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आते हैं, जैसे कि हमारा हॉर्स हो गया, बुल हो गए, ऑक्स हो गए। तो इन सभी से जो है हमें एग्रीकल्चर में सहायता सॉरी मतलब यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिल रही है। तो इसीलिए हम लोग जो है ऐसे जीव जंतुओं जानवरों का जो है प्रोटेक्शन चाहते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में हम लोग जो है उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे ह्यूमन के लिए यूजफुल है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर इन सिंपल हम लोग बोले एंथ्रोपोसेंट्रिक को एक शब्द में बताना चाहे ना, तो इसमें हम लोग सोचते हैं कि ये जो नेचर है एग्जिस्ट करता है केवल ह्यूमंस के लिए ही, यानी कि नेचर एग्जिस्ट ओनली फॉर ह्यूमंस। अब इससे यह होगा ना कि अगर कोई चीज पर अगर हम लोग अपना दावा करने लगते हैं तो हम लोग जो है उस चीज का विनाश भी करने लगते हैं, यानी कि ह्यूमन आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर। हम लोग जो है नेचर का शोषण करना स्टार्ट कर देंगे। अब शोषण कैसे करेंगे अभी बताते हैं, और इससे यह होगा ना, यानी कि इसका रिजल्ट यह सामने आएगा कि यहाँ से हमें लिमिटेड प्रोग्रेस ही दिखाई देगा हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। और ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है कि देयर इज लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में हमें हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में लिमिटेड प्रोग्रेस दिखाई देता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे सोचा है कि ये जो नेचर है हम ह्यूमन के लिए एग्जिस्ट करता है, और हम लोग नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे करेंगे। अब देखो देखो सबसे पहले हम लोग अपने जो है रोड सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो है, क्योंकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है सो बढ़ रहा है। अब हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ना, अर्थ पे जो रिसोर्सेस हैं सो लिमिटेड ही हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को हटाना होगा। तो इसके लिए हम लोग जंगल को काटने लगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ह्यूमन जो है सुपीरियर है, बाकी जो नेचर है या फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनका हमसे क्या लेना देना यार, उनको हटाओ। ठीक है, ये नेचर तो हमारे लिए है। तो हम लोग जो है जंगल को काटेंगे अपने नीड के अनुसार, और वहाँ पे रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, नए नए सिटीज बनाएंगे, जहाँ पे हमारा जो मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन है आकर के सर्वाइव यानी कि रह सके। सबसे पहला चीज। और आप अब अपने मतलब अपने से सोचो, यहाँ पे जो जंगल हमने काट करके जो रोड बनाया है, तो यहाँ पे जो ट्री थे या फिर जो प्लांट थे या फिर जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स थे, ये कहाँ जाएंगे? वो कहाँ गए? यानी कि इनका तो कोई अब नामो निशान नहीं रहा। यहाँ से जो जंगल से हमें ऑक्सीजन मिल रहा था यह भी गायब। यहाँ से जो क्लाइमेट चेंज हुआ यह भी खत्म हो गया। यहाँ से जो नदियाँ निकल रही थी, वाटर जो आ रहे थे वह भी खत्म हो गए। तो क्या ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यह सस्टेनेबल है? आप ही सोचो, क्या इससे हमारे नॉलेज में या फिर बायोलॉजिकल नॉलेज में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है? मतलब ये नो डाउट हमें जो है थोड़ा सा यानी कि लिटिल प्रोग्रेस तो पक्का दिख रहा है ना। यहाँ पे ह्यूमन जो है, यहाँ पे रोड बनेगा तो यहाँ से यातायात ट्रांसपोर्टेशन जो होगा सो ईजी हो जाएगा। ह्यूमन के रहने के लिए ज़्यादा घर मिल जाएंगे, मतलब ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। बट यहाँ पे यह जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्या इससे हमारा यानी कि बायोलॉजिकल नॉलेज में ज़्यादा डेवलपमेंट हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी कि लिमिटेड ही प्रोग्रेस तो हो रहा है, बट लिमिटेड हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो, क्योंकि नेचर तो हमारे लिए है, तो ये जो नेचर जो हमारे लिए है, तो हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, उनको भोजन के लिए, रिसर्च के लिए, फैशन के लिए मार रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया मतलब ये जो भोजन के लिए मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टाइगर है यह भी तो डियर को मार के खाता है, या फिर एक जानवर दूसरे जानवर को ऐसे ही मार देते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। चलो मान लिया, मतलब भोजन के लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, इसके लिए अलग अलग जीव जंतुओं को मारना क्या मतलब अच्छी बात है? कैसे? मतलब भैया आप कैसे बोल सकते हो? हम लोग फैशन के लिए जानवर को कहाँ मारते हैं? देखो, हम लोग जो फर के कोट पहनते हैं, लेदर के जो बैग हो गए, जैकेट्स हो गए, वे कहाँ से आते हैं? तो ये भैया लेदर यानी कि चमड़े, यानी कि कोई ना कोई एनिमल्स को मार करके उसके फड़ों या फिर जो है उसके मतलब फर या फिर स्किन से ही नई चीज़ें बनाई जा रही होंगी। तो अपने फैशन के लिए हम लोग नेचुरल मतलब जो है ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं। रिसर्च के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को जो है मतलब पिंजरे में रखते हैं, उसके ऊपर अलग अलग टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो मान रहे हैं ना कि ये जो नेचर है केवल हमारे लिए है।
समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में लिटिल प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो नेचर है सो हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को भी जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने आवश्यकता के लिए। जैसे कि हम लोग वाटर के रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, रिवर को, ओशन को, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ से ये होगा ना, ये जो वाटर है या जो फैक्ट्रियों से जो मतलब अन ट्रीटेड जो है, यानी कि मतलब मिस ट्रीटेड जो आपके वेस्टेज हैं डायरेक्ट हम लोग वाटर के अंदर डाल दे रहे हैं, तो वाटर तो पॉल्यूट हुआ ही हुआ। इसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ थे, मछलियाँ थी, जो एक्वेटिक प्लांट थे, वे सारे के सारे मरने लगे ना। यानी कि यहाँ पे जो है नो डाउट ह्यूमन का तो विकास हो रहा है, बट क्या इससे नेचर का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में जो है हमें लिमिटेड प्रोग्रेस दिखाई देता है हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्यों? समझ में आया ना आप? क्योंकि हम लोग सोचते हैं नेचर जो है हमारे ह्यूमन के लिए एग्जिस्ट करता है, और हम लोग दबा करके जो है नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो है ना हम लोग का विकास तो हो रहा है, बट ये विकास लंबे समय तक नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? अभी देख लो, हम लोग डेवलप जितने तेजी से कर रहे हैं ना, उतने तेजी से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे धरती हमें पीछे खींचने की तरफ आ रही है। समझ रहे हो? अच्छा चलो, एंथ्रोपोसेंट्रिक तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, मतलब ये जो बातें थी मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया, जिससे कि आपको कोई पॉइंट में दिक्कत ना हो। बट आगे हम लोग देखेंगे ना, तो एक बायोसेंट्रिक व्यू भी होता है, यानी कि बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं ना, तो बायोसेंट्रिक व्यू भी दिया गया है। और यह आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, तो आप चाहो तो इसको केवल समझ लो, नोट्स में मत लिखना। चाहते हो नोट्स में लिखना तो लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, देखो यहाँ पे बायो का मतलब हो गया लाइफ, और सेंट्रिक का मतलब मेन। तो हमारे धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सभी को जो है ना राइट है मतलब धरती पर आने का। यानी कि दिस व्यू बिलीव दैट अर्थ इज फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु थे अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीशीज है हमारे धरती पे, सभी को जो है धरती पर रहने का अधिकार है। केवल और केवल ह्यूमन के लिए यह धरती है नहीं, ठीक है। और इस व्यू के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन को हम लोग जो है ना एक पार्ट मानते हैं नेचर का, ना कि सुपीरियर मानते हैं सभी में। यानी कि जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है, इसमें सभी इक्वल है, या तो ह्यूमन हो या फिर एक लायन हो, सारे के सारे एक बराबर ही कंसीडर किए जाते हैं। और इसमें हम लोग जंगल को जानते हो क्यों बचाना चाहते हैं? जंगल को हम लोग इसलिए बचाना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के फंगाई हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और इसमें हम लोग सोचते हैं ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है धरती पर रहने का अधिकार है। तो ऑल ऑफ देम ऑल हैव द राइट टू एग्जिस्ट, सभी को जो है धरती पर रहने का अधिकार है। और इसमें जो है ना हम लोग यह नहीं देखते हैं कि वो जो है ह्यूमन के लिए जो है यूजफुल है कि नहीं है। यूजफुल होगा तो भी सही, नहीं होगा तो भी सही, हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाना चाहते हैं। इन सिंपल बोले ना तो बायोसेंट्रिक व्यू में जो है इसका एक ही मतलब, एक वर्ड से बताना चाहें तो हमारे धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को जो है राइट है धरती पे एग्जिस्ट करने का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज राइट टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। अब इससे यह होगा ना कि हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में जो है इमेंस प्रोग्रेस दिखाई देगा। देखो नो डाउट जो है ना, मतलब हमारे यानी कि केवल ह्यूमन की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें ज़्यादा मतलब हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हम लोग बिना जंगल को काटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यानी कि बड़े बड़े सिटीज नहीं बना सकते हैं, बड़े बड़े रोड्स नहीं बना सकते, मैं मान रहा हूँ। बट यहाँ पे हमें हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में ज़्यादा जो है मतलब इमेंस प्रोग्रेस दिखाई देगा। इससे यह होगा ना कि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी उनके लिए जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि वे लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर भी एनिमल्स रहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे समझेंगे, तो हम लोग वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना है। उसके अलावा हम लोग जो है फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के प्लांट और ट्री रहते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है ना एक अलग अल्टरनेटिव मतलब खोजेंगे कि हाँ भाई ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग कुछ दूसरा अल्टरनेटिव खोजना चालू करेंगे। यहाँ पे होगा कि भाई अब जो है पॉल्यूशन मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है।
जो हो गया सो हो गया, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गए, पेट्रोल हो गए, इन सभी को बचाना स्टार्ट करेंगे, इनके अल्टरनेटिव को खोजेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना इनसे होने वाले पॉल्यूशन को देखेंगे जिससे कि अलग अलग जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। तो हम लोग इन सभी को कंसाइडर करते हुए जब चलेंगे ना तो हमें हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में इमेंस प्रोग्रेस दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे हर एक जीव जंतुओं के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ से हमें जाहिर सी बात है ना कि जो भी हम लोग गलतियां करने जाएंगे तो वहां से हमें कोई ना कोई चीजें जो है बचा लेंगी। जैसे कि वाटर को जो है पॉल्यूट होने से बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जंगल कटने से बच जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपने यूजेज के लिए उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसको भी धरती पर रहने का अधिकार है। इसलिए बायोसेंट्रिक व्यू में जो है हमें इमेंस प्रोग्रेस दिखाई देता है हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। आशा करते हैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे जो है ना कुछ बच्चे आगे आएंगे, थोड़ा क्यूरियोसिटी होगा तो ये जानना चाहेंगे भैया आपके पास कोई एग्जाम्पल है ऐसे व्यू का, यानी कि एक ऐसा आप कोई एग्जाम्पल दो जिसमें हमें जो है ना दोनों के दोनों व्यूज आसानी से दिख जाए, यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक व्यू एक साथ दिख जाए। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ अभी हमारे मतलब आसपास हुआ हो वैसा एग्जाम्पल। देखो अभी जो है ना कुछ दिन पहले ही अरावली हिल्स वाला यानी कि अरावली माउंटेन का आपने केस सुना होगा, जिसमें बोला गया था ना कि जो भी 100 मीटर से नीचे जो अरावली रेंज के माउंटेन्स हैं उनको जो है तोड़ दिया जाए, उनको तोड़ करके और वहाँ पे जो है सिटीज बनाया जाएगा या फिर जो भी चीज़ें करनी थी वो होगी। तो यहाँ पे इस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है ना 19% जो आपके मतलब अरावली रेंज के जो आपके माउंटेन्स थे उनको तोड़ देना था, क्योंकि सारे के सारे 100 मीटर से नीचे ही आ रहे थे, उससे छोटे माउंटेन्स थे। अब आप सोचो ये जो अरावली रेंज के जो माउंटेन है ना, ये क्या इसके पीछे जो हमारा थार डिजर्ट है, ठीक है, उसको जो है आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा फर्टाइल लैंड है आगे की तरफ उसको जो है रेगिस्तान में बदलने से ये लोग रोक रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे यानी कि अरावली रेंज के रीजन में ये लोग जो है बारिश यानी कि रेन लाने में बहुत ज़्यादा योगदान प्रोवाइड करते हैं। रेन उसके बाद जो हो गया आपका ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पे इन सभी को तोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम से मतलब हट जाएंगी, यानी कि यहाँ पे जो ज़मीन होगा फर्टाइल लैंड होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे, या फिर जो है यहाँ पे हमें जो है क्लाइमेट चेंज दिखाई देंगे। यहाँ पे पानी यानी कि रेन होगा नहीं तो यहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर यानी कि पीने की पानी की भी कमी होने लगेगी। और इतने सारे चीज़ें बिना सोचे किसी ने मतलब बोला होगा कि 100 मीटर से नीचे के जो भी पहाड़ है उसको काट दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन को फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ बनाए जाएंगे, यहाँ पे रोड बनाए जाएंगे जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि यहाँ पे केवल एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इन्होंने दिखाया, बट इसी के अकॉर्डिंग कुछ बायोसेंट्रिक व्यू वाले भी लोग सामने आए और उन्होंने सारे के सारे इसके पॉइंट को गिनाया, कैसे यह जो है थार डिजर्ट को जो है बढ़ने से रोकता है, यहाँ पे जो है रेन मतलब बारिश कराने में मदद करता है, ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन में सहायता दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, वे लोग कहाँ जाएंगे उनके बारे में भी तो सोचो। तो यहाँ पे देखो एक ही चीज़ से हमारे जनरल लाइफ में अभी कुछ दिन पहले ही ना हुआ था ये केस, तो यहाँ से हम लोगों ने जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक व्यू कितनी आसानी से समझ लिया। आप अगर डे टू डे लाइफ में मतलब इंटरेस्ट रखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऑटोमेटिक रिलेट करके समझ सकते हो। जहाँ पे आपको जो है ना देखो इस एग्जांपल से आपको जो है ना अगर वहाँ पे मान लो कि चीज़ें 50% समझ में आई होगी तो यहाँ पे 20% और इंक्रीज हो गया ना, तो 70% चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आई ना जी। समझ रहे हो? चलो अब देखो ह्यूमन जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, यानी कि ह्यूमन का माइंड जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो जब हमें पता लगा होगा कि हमारे धरती पे ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, धरती पे 17 से लेकर के 18 लाख जो है डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो क्या हम लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है क्या इनमें कोई सिमिलरिटीज है या फिर ये एक दूसरे से अलग हैं तो कैसे अलग हैं। यानी कि हमने उनके बारे में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ों को सोचा होगा, जानना चाहा होगा कि यह ऐसा है या वैसा क्यों है, मतलब क्यूरियस होता है ना आदमी थोड़ा, तो वहाँ पे जानना चाहा होगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है ना हम लोगों ने सिमिलरिटी
यहाँ पे हमने देखा ना कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना ज़्यादा सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंसेस है, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई इंसानों को। सबसे बड़ा जो है मतलब बिगेस्ट स्पिन लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में, सबसे बड़ा जो है ना बदलाव यहीं से आया है। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटीज जो है दो प्रकार के होती हैं, यानी कि एक वर्टिकल सिमिलरिटीज होता है, वर्टिकल बोले तो परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग सिमिलरिटीज जो है दो जनरेशन के बीच में देख रहे हैं। देखो, अगर आप अपने फादर के अंदर और आपके अंदर, यानी कि मतलब गर्ल्स है या फिर बॉयज है, तो अगर आप अपने अंदर सिमिलरिटीज को देखोगे तो आपको एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। या फिर जो आप ऊपर भी देख सकते हो, आपके दादाजी हो गए और जो है आप में, यानी कि यू आप में जो सिमिलरिटी देखा जाए तो इसके लिए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो अगर दो जनरेशन के बीच के अगर हम लोग सिमिलरिटीज को देखेंगे तो इसको हम लोग जो है वर्टिकल सिमिलरिटीज बोलेंगे, जैसे कि पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग, या फिर ऐसे भी आप मान सकते हो जो अर्ली ह्यूमन है, अर्ली ह्यूमन जो होगा या मतलब एक अलग जनरेशन हो गया, और आज यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है या एक अलग जनरेशन हो गया। तो इनके बीच के बीच सिमिलरिटीज को हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटीज में पढ़ते हैं। ओके, एंड एक और आता है, एक हो गया वर्टिकल सिमिलरिटीज और एक हो गया हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे हॉरिजन से, यानी कि लेटा हुआ लाइन है, तो इसमें हम लोग जो है ना सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में हम लोग सिमिलरिटीज को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया अमॉन्ग सिबलिंग्स, यहाँ पे देखो आपके मतलब भाई बहन हो गए, भाई बहन में सिमिलरिटीज देखेंगे तो दोनों सेम ही जनरेशन के होते हैं ना, थोड़ा बहुत यानी कि 1 साल 2 साल या फिर 5 साल का जो है एज गैप होता है। या फिर जो है आपके चाचा जी में और आपके पापा जी में अगर हम लोग सिमिलरिटीज को देखेंगे तो यह भी आपका कैसा होगा, तो भैया सेम जनरेशन में ना देख रहे हैं, तो यह जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हो गया। सेम वैसे ही जो हो गया आपके पापा मम्मी में सिमिलरिटीज देख लो, तो यह भी आपका कैसा होगा, तो भैया इसके लिए हमें जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ गया, तो यह हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हो गया। या फिर आप में और आपके भाई बहनों में देख लेंगे, यह भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से पता चल रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हो गया। और वर्टिकल सिमिलरिटीज हो गए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, यानी कि मम्मी में आप में या फिर पापा में आप में, तो यह आपका वर्टिकल सिमिलरिटीज हो गया। अच्छा, अब बात यह हुई कि जब मतलब ह्यूमन ने जब सिमिलरिटीज को देखना चालू किया तो यहाँ से उन्होंने पाया क्या, वाट वी गेट, हमने जो है यहाँ से प्राप्त क्या किया। तो देखो, जब हमने उनके ऊपर स्टडी किया ना तो हमें पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पास्ट में जो थे, प्रेजेंट में है या फिर जो फ्यूचर में होंगे, वे सारे के सारे एक दूसरे से सिमिलर होंगे, हैव सम सिमिलरिटी, उनमें कुछ न कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। यानी कि एक जो है आपका मतलब अभी का लायन बोल दो और बहुत पहले का जो डायनासोर है, या आपस में आज भी जो है कुछ न कुछ सिमिलरिटीज को शो कर रहे हैं। या फिर हम लोग जो एक ह्यूमन है और एक छोटा सा बैक्टीरिया मान लेते हैं, इकोलाई की बात करते हैं, तो ये दोनों जो है ना आपस में कुछ हद तक सिमिलर है, या हमें पता चला उनके सिमिलरिटीज को पढ़ के। अब ऐसा क्या चीज था जो कि एक ह्यूमन को और एक बैक्टीरिया को सिमिलर बना दे रहा है। देखो, हम लोगों ने जो है ना जब उसके ऊपर स्टडी किया, सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ा, तो यहाँ से पता चला कि सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट के, पास्ट के या फिर फ्यूचर के, सभी के सभी में जो उनका कॉमन मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लोग कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, एक लायन की बात करेंगे, या फिर एक जो है बर्ड की बात, या फिर एक जो है ग्रास यानी कि जो है घास की बात करेंगे ना, सभी में जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सो न्यूक्लिक एसिड ही होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है आपका जेनेटिक मटेरियल हर एक जीव में होता है धरती पे, जो पहले थे, अभी हैं या फिर फ्यूचर में होंगे। ऐसा कैसे? देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है, सॉम ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, और फ्यू जो हो गए आपके वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस था या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। ठीक है, यानी कि सभी में न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, डीएनए या फिर आरएनए। तो धरती पे जो ज्यादातर जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बट जो है ना आपका जो आरएनए हो गया फिर डीएनए हो गया, ये सभी में तो मतलब कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, बट इन्हीं में थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं, यानी कि वेरी अप टू अ सर्टेन डिग्री इनमें कुछ बदलाव होते हैं, और इसी से हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। देखो, अगर आप जो है ना चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास जो है 12 का मतलब चैप्टर आगे पढ़ोगे,
या फिर अगर कोई ड्रॉपर होंगे पढ़े होंगे तो वहाँ पे अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा ना तो उसमें पढ़ाया जाता है, यानी कि पहला ही उसका मतलब है जो आपका लाइन है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा गया है कि आपका एक ह्यूमन का डीएनए दूसरे ह्यूमन के डीएनए से 99.9% सिमिलर होता है, बट इसमें जो 0.1% जो डिफरेंसेस है ना, इसी के कारण हमें जो है 8.3 बिलियन जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वे सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। सारे के सारे जो ह्यूमन है सभी में जो है 99.9% उनका जो डीएनए होता है सो बिल्कुल सिमिलर होता है, बट 0.1% डिफरेंसेस के कारण ही हमें 8.3 बिलियन जो पीपल हैं वे अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी का रूप अलग है, किसी का रंग अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, सबके चलने का तरीका अलग है, सभी के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, किसी का हाइट मतलब सबका हाइट अलग अलग है, सब अलग अलग दिखते हैं केवल 0.1% के डिफरेंसेस के कारण। यानी कि सभी में तो डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है नो डाउट, बट इसमें जो है थोड़ा सा जो है अप टू अ सर्टेन वेरिएशन या फिर हमें मतलब थोड़े से जो है उसमें बदलाव दिखाई देते हैं। इसी के कारण हमें अलग अलग जीव जंतु दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन के डीएनए की बात करते हैं तो 98% जो है सिमिलर दिखाई देता है एक चिंपैंजी या फिर जो है मंकी से, ठीक है, सिंपल समझ लो मंकी से। तो 98% केवल 2% के डिफरेंसेस के कारण आप आज जो है ह्यूमन है और दूसरा यानी कि वह जीव जो है मंकी है। इवन जो है ना एक अगर हम लोग ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास का अगर डीएनए हम लोग ले लेंगे ना तो हमारे ह्यूमन के डीएनए से 25% सिमिलर दिखाई देता है। समझ रहे हो ना। अगर हम लोग एक बिल्ली यानी कि कैट के डीएनए की बात करते हैं तो हमसे जो है मतलब 90% अप्रोक्सीमेटली सिमिलर दिखाई देता है। यही 10% डिफरेंसेस के कारण या आज मतलब बिल्ली है और आज हम लोग ह्यूमंस हैं। तो यह समझे ना, यानी कि जब हम लोगों ने सिमिलरिटीज को देखा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी चीज़ें थी पढ़ाई किया, तो वहाँ से पता चला जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सभी जो है एक दूसरे से कुछ हद तक सिमिलर हैं। सारे के सारे जो हैं सभी में जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है वे लोग जो है कॉमन मतलब जो है ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल को वे लोग शेयर करते हैं। वह क्या है तो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार का मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है, और फ्यू जो आपके वायरसेस हो गए उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है। बट इनके अंदर भी जो मतलब डीएनए होता है या फिर आरएनए, इसमें कुछ हद तक जो है हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसी के कारण हमें डिफरेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। अब जो है अभी तक हमने जितने उधर चीज़ें पढ़ी हैं सारे चीज़ों को जो है मैं आपको एनसीईआरटी के इतने ही पेज यानी कि इतने ही पैराग्राफ को, एक ही पैराग्राफ को बताने में इतना ज़्यादा समय लगा। देखो सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के डेफिनेशन को देखा था। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म का मतलब जो भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे थे और उनके अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाओं के स्टडी को हम लोग जो है बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। अभी तक जो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है टिल डेट हमने धरती पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अर्ली ह्यूमन जो थे इन्होंने डिफरेंस बताया था इन एनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में। और जो अर्ली मैन थे ना, यहाँ पे देखो बोला गया है डिफाइड। डिफाइड का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है ना। अर्ली ह्यूमन जो थे कुछ आपके इन एनिमेट मैटर जैसे कि नॉन लिविंग थिंग वाइंड हो गए, सी हो गए, और कुछ जो है एनिमेट मैटर यानी कि एनिमल और प्लांट की ये लोग डिफाइड यानी कि पूजा करते थे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म की, ऐसे जंतु जीव जंतु की ये लोग पूजा करते थे ना जिनमें कुछ कॉमन फीचर थे। या तो उस जो है इन एनिमेट या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट से वे लोग जो है डर जाते थे, फियर हो जाते थे, या फिर अवे यानी कि चौंक जाते थे, उनकी जो है ये लोग पूजा पाठ करते थे। उसके बाद मैंने आपको जो है बायोलॉजी को देखने के दो नज़रिए बताए थे। एक जो था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था और एक जो है बायोसेंट्रिक व्यू के बारे में बताया था। तो बायोसेंट्रिक व्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, केवल एक ही जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू दिया गया था। तो एंथ्रोपो का मतलब हो रहा था ह्यूमन और सेंट्रिक का मतलब मेन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे और जो नेचर है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ये लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि ये जो नेचर है केवल एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर ह्यूमंस, केवल जो है ह्यूमन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये लोग दबा करके जो है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, जिससे कि हमें जो है लिमिटेड प्रोग्रेस दिख रहा था हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में।
अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव हमें तब देखने को मिला ना, बिगेस्ट स्पिन, जब हम लोगों ने जो है डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके सिमिलरिटीज को जो है रिकॉग्नाइजेशन यानी कि रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने उनमें बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिमिलरिटीज को देखा। हॉरिजॉन्टल बोले तो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ लाइन, यानी कि सेम सेम जनरेशन के जो है इंडिविजुअल के ऊपर हमने स्टडी किया। और वर्टिकल बोले तो परपेंडिकुलर, यानी कि आपके जो है दो डिफरेंट जनरेशन के मेंबर्स के अंदर हमने सिमिलरिटीज को देखा। वहाँ से हमें पता चला ना कि जितने भी प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है धरती पे आज तक रह चुके हैं वे लोग भी रिलेटेड है। अब ऐसा कैसे? तो अभी तो मैंने जो उतने सारी बात बताई थी वो अभी देखो आपके एनसीईआरटी यानी कि पेज नंबर 5 पुराना वाला एनसीईआरटी होगा तो वहाँ पे लिखा गया है। देखो वहाँ पे बोला गया है ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सारे के सारे एक दूसरे से लिंक हैं बाई द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के जो है मतलब कॉमन जेनेटिक मटेरियल के शेयर के कारण जितने भी हमारे धरती पे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रेजेंट में हैं, पास्ट में थे या फिर फ्यूचर में होंगे, सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर थे। बट इनके अंदर जो है हमें कुछ हद तक मतलब जो है वेरिंग डिग्री, मतलब इसमें कुछ वेरिएशन दिखाई दे रहा था। जैसे कि धरती पे सारे के सारे ह्यूमन का जो मतलब आपका डीएनए होता है 99.9% सिमिलर होता है, बट 0.1 यानी कि 0.1% डिफरेंसेस के कारण हमें अलग अलग प्रकार के ह्यूमन दिखाई देते हैं। वैसे ही एक जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कैट की हम लोग बात करते हैं तो 90% सिमिलर डीएनए होता है हम ह्यूमन से, यही 10% के डिफरेंसेस के कारण यह आज बिल्ली है और आज हम लोग ह्यूमन्स हैं। वैसे ही अगर हम लोग एक मतलब जो है किसकी बात कर लेते हैं, एक जो है मतलब मान लो डॉग की बात करते हैं तो डॉग का जो है ना 82% अप्रोक्सीमेटली गूगल से मैंने डाटा निकाला है, ठीक है ना, तो वहाँ से जो है मतलब वहाँ पे लिखा गया था तो 82% जो है हमारे डीएनए से सिमिलर होता है। तो ये 18% के डिफरेंसेस के कारण यह आज कुत्ता है और आज हम लोग ह्यूमन्स हैं। तो देखो सभी के अंदर नो डाउट जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड तो कॉमन दिखाई देता है, बट उसमें कुछ हद तक वेरिएशन दिखाई देती है और इसी के कारण जो है हमारे धरती पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और मैंने आपको एनसीईआरटी भी बतला दिया। अब आगे हम लोग आते हैं यानी कि हम लोग सेकेंड आज के टॉपिक अर्नेस्ट मेयर साहब की। देखो अगर हम लोग अर्नेस्ट मेयर साहब की बात करते हैं ना तो इनके नाम में ही जो है इनका 50% जो है डेटा छिपा हुआ है। कैसे? तो देखो सबसे पहली बात इनका नाम है अर्नेस्ट और मेयर। अर्नेस्ट में कितने टोटल 5 अल्फ़ाबेट हैं तो इनका जन्म जो है 5 जुलाई को हुआ था, और मेयर में टोटल 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 1904 में इनका जन्म है, यानी कि 5 जुलाई 1904 में इनका जन्म हुआ था। कितना सिंपल है। कैसे? तो अर्नेस्ट में 5 अल्फ़ाबेट ERNST यानी कि 5 जुलाई को इनका जन्म, और मेयर में 4 अल्फ़ाबेट आ रहा है तो 1904 को इनका जन्म हुआ था और ये टोटल 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, यानी कि 1904 में जन्म, 5 जुलाई 1904 कैप्टन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और 2004 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके अलावा जो है ना 100 साल तक के जीवित तो रहे हैं। सबसे इत्तेफाक की बात है ना कि अगर हम लोग टॉप जो है 100 साइंटिस्ट का एक जो है लिस्ट बनाए, जैसे कि आपके डार्विन साहब हो गए, एरिस्टोटल साहब हो गए, न्यूटन साहब हो गए, गलालियो साहब हो गए, मतलब जो बड़े बड़े महान जो साइंटिस्ट हैं, अगर उनका हम लोग लिस्ट बनाने मतलब बैठे 100 साइंटिस्टों का, तो उसमें जो है ना टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में जो होगा इनका भी नाम आएगा। यानी कि 100 साइंटिस्टों की महान लिस्ट में जो है इनका भी नाम आएगा ही आएगा। उसके बाद इनके पास टोटल 2 जो है टाइटल थे, जैसे कि अभी देखेंगे ना तो जो हमारे विराट कोहली साहब हैं तो इनको जो है कौन सा किंग कोहली का टाइटल मिला हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग लता मंगेशकर की बात करते हैं तो उनको स्वर्ण कोकिला का टाइटल मिला है। वैसे ही अगर आगे देखेंगे ना तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा का टाइटल मिला हुआ था। तो सेम वैसे ही जो अर्नेस्ट मेयर साहब हैं इनके पास भी 2 टाइटल मौजूद हैं। एक जो हो गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से इनको जाना जाता था, और एक एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी कि अर्नेस्ट मेयर साहब के पास 2 टाइटल कौन कौन से, एक डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और एक एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी का टाइटल मौजूद था।
अब अगर इनके अचीवमेंट की बात करते हैं, यानी कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो इनके पास जो है ना ट्रिपल क्राउन ऑफ जो है बायोलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी के इनके पास 3 किताब है। कौन कौन से? तो सबसे पहले इनको बाल्जन प्राइज मिला था, देन उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था, और उसके बाद केफोर्ड प्राइज मिला था। अब भैया ये तो हमें याद कैसे रहेगा, इसके लिए कुछ तो देखो, यहाँ पे ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी मतलब ऑफ बायोलॉजी लिखा गया है। क्राउन से आप क्रो मतलब याद कर सकते हो, थोड़ी दिक्कत मतलब नहीं होगी। तो यहाँ से आप बॉल इन क्रो याद कर लो, यानी कि एक कौवा है, उसके माउथ में जो है एक बॉल दिखाई दे रहा है, बॉल इन क्रो। यानी कि यहाँ पे देखोगे ट्रिपल क्राउन में सबसे पहले लिखो बॉल, देन इन, और यहाँ पे लिख लो क्रो। तो देखो बॉल से हो गया बाल्जन प्राइज, इन से हो गया इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और क्रू से हो गया केफोर्ड प्राइज। अब इनका डेट भी लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में। देखो सबसे पहली बात, इनका जन्म 1904 में हुआ है, तो सारे अवार्ड जो होंगे 1900 यानी कि मतलब जो है 20th सेंचुरी में ही मिले होंगे इनको, ठीक है। 1904 के बाद ही ना मिले होंगे। यानी कि देखो अगर बाल्जन प्राइज देखोगे ना, तो बी को जो है आप ऐसे 8 की तरह याद कर सकते हो, और यहाँ से अगर यह मतलब आगे का ये दोनों मतलब ये जो मतलब लाइन है हटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इनको बाल्जन प्राइज जो है ना 1983 में मिला था। ओके, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, टोटल इसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो 1994 में इनको, सॉरी 4 अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, इसमें टोटल हमें 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, एक इंटरनेशनल, एक प्राइज, एक फॉर और एक बायोलॉजी, यानी कि टोटल 4 वर्ड हैं। तो 1994 में इनको जो है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी का अवार्ड मिला था। और उसके बाद केफोर्ड प्राइज में देखोगे डबल ओ आ रहा है, तो 1999 में इनको जो है कौन सा केफोर्ड प्राइज मिला था। सिंपल आप ऐसे याद कर लो, बॉल इन क्रो, बॉल इन क्रो। सबसे पहले बॉल यानी कि बाल्जन प्राइज 1983 में, इन से इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, टोटल जो है 4 वर्ड आ रहे हैं, तो यह जो है इनको 1994 में मिला था। केफोर्ड में डबल ओ है, तो 1999 में इनको केफोर्ड प्राइज मिला था। एज सिंपल एज डैट। आगे बढ़ते हैं, इनका नोटेबल यानी कि महान काम क्या है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, न्यूटन साहब ने हमें ग्रेविटी दिया, लॉज ऑफ मोशन दिए, डार्विन साहब ने हमें जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि अर्नेस्ट मेयर साहब ने हमें क्या दिया, इनका महान काम नोटेबल वर्क क्या था, तो इन्होंने जो है ना मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिया है स्पीशीज का। जो मैंने वहाँ पे आपको स्पीशीज का जो डेफिनेशन बताया ना, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, यानी कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में बोला गया है ना कि अगर मतलब मेंबर हैं सेम स्पीशीज के, यानी कि मान लो लायन है या फिर डियर है, मतलब सेम ही स्पीशीज के सारे मेंबर है ना, अगर आपस में ब्रीड कर रहे हैं तो उनका जो बच्चा ऑफ स्प्रिंग जो होगा सो फर्टाइल पैदा होगा। यानी कि मेल ह्यूमन जो है फीमेल ह्यूमन के साथ मेटिंग करे, ब्रीडिंग करे, तो यहाँ से इनका जो बच्चा बनेगा, ह्यूमन का जो बेबी बनेगा, यह भी आगे चल के जब मैच्योर होगा ना, तो यह भी बच्चे पैदा कर सकता है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग मेल लायन और फीमेल लायन को आपस में ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब ये लोग आपस में मेटिंग करते हैं, तो इनका जो लायन का कब बनेगा, यानी कि जो इनका बच्चा बनेगा, यह भी जब आगे मैच्योर होना जाएगा तो यह भी बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, जनरल इतना समझो, सेम स्पीशीज है, अगर आपस में ब्रीडिंग करेंगे इनका बच्चा ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल होगा। बट अगर जो है 2 डिफरेंट स्पीशीज हुए लेकिन उनमें भी थोड़ी सिमिलरिटीज होनी चाहिए, आपस में ब्रीड कर रहे हैं ना, तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा यानी कि जो बच्चा होगा सो स्ट्राइल, यानी कि वे लोग आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज विथ सिमिलरिटी इसलिए लिखा गया है ना। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको एक टाइगर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लायन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है एक स्पैरो दिख रही होगी। ठीक है, यानी कि टोटल 3 जो है आपको डिफरेंट जो है स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचो, ये जो टाइगर है यह मतलब जो है अगर मीटिंग करना भी चाहे, मतलब किसी सर्कमस्टांसेस में जो है मीटिंग करना चाहे, तो ये इस लायन के साथ ना मीटिंग करेगा कि इस जो है स्पैरो के साथ मीटिंग करेगा? बताओ, ये स्पैरो के साथ कभी मेटिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लायन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है इस स्पैरो के। ये जो मतलब टाइगर जो है ये ज़्यादा सिमिलर आपके लायन के दिखाई दे रहा है। तो कभी भी जो टाइगर होगा ना, अगर डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के साथ मेटिंग भी करने जाए तो ये लायन के साथ ही मेटिंग कर सकता है, कभी भी स्पैरो के साथ मेटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इनमें हमें ह्यूज जो है डिफरेंसेस दिखाई दे रही है। ओके, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं उनमें थोड़े बहुत समानता
समानताएं दिखाई दे रही हैं, अगर वे आपस में ब्रीडिंग करेंगे ना, तो जो उनका ऑफ स्प्रिंग होगा सो स्ट्राइल होगा, यानी कि अनफर्टाइल होगा, वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। जैसा कि जो है ना, हम लोग जो है मेल हॉर्स की बात कर लेते हैं और फीमेल डंकी की बात करते हैं। तो हॉर्स और डंकी जो है आपके दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेल हॉर्स और फीमेल डंकी अगर आपस में मेटिंग कर रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में मेटिंग कर रहे हैं, तो इनका बच्चा बन रहा है हिन्नी, और यह हिन्नी जो होती है सो स्ट्राइल होती है, यह आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। समझ रहे हो ना? वैसे ही जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि अब हम लोग जो है मेल डंकी ले लेते हैं, यानी कि जैक ले लेते हैं, और इनका जो है हम लोग जो है मतलब मेटिंग कराते हैं किसके साथ, तो फीमेल जो है हॉर्स यानी कि मेयर के साथ। तो यहाँ पे हमें म्यूल मिलता है, और म्यूल भी आपका स्ट्राइल होता है, यह भी आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है ना कि ठीक है भैया, मतलब आपने बोला कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में अगर सेम स्पीशीज आपस में ब्रीड कर रहे हैं, तो मतलब मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज अगर आपस में ब्रीडिंग करेंगे, तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा सो फर्टाइल होगा। और अगर डिफरेंट स्पीशीज जो है, दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में ब्रीड कर रहे हैं, तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा सो स्ट्राइल होगा। ये आपने एग्जांपल भी दिया, बट यहाँ पे जो है ना हिन्नी में और म्यूल में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हिन्नी मतलब किसके किसके बीच मेटिंग है, या फिर म्यूल किसके किसके बीच मेटिंग है, तो थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाती। देखो एच यहाँ पे हिन्नी में सबसे पहला अल्फाबेट एच है, तो यहाँ पे जो है ना आपका जो मेल पार्टनर होता है सो हॉर्स होता है, और हॉर्स का मेटिंग हम लोग जो है फीमेल जो है डोंकी से कराते हैं। यानी कि सिंपल हिंदी में एच आ रहा है, यानी कि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का मेटिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें जो है हिंदी मिल जाती है, और यह स्ट्राइल होती है, आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। और जस्ट उसी का अपोजिट आपका म्यूल होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जैक लेते हैं, जैक, या फिर आप सिंपल इसको आप लोग बोल सकते हो, यानी कि मेल जो है डोंकी ले लेते हैं और फीमेल जो है मेयर यानी कि फीमेल हॉर्स ले लेते हैं, तो हमें म्यूल मिलता है जो कि स्ट्राइल होता है। इतना तो कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मतलब हेल्प कर दिया, अगर आपको याद करने में दिक्कत कन्फ्यूजन हो रही होती तो। चलो अब यहाँ पे जो है आगे देखते हैं, यानी कि यहीं आपका म्यूल और हिन्नी जो हो गया, ये आपके स्ट्राइल होते हैं, यानी कि अनफर्टाइल होती है, या आगे चल के अब बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन बोले तो देखो, एक्सेप्शन बोले ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइगर और जो है टाइगन के केस में देखते हैं, तो लाइगर में देखो सबसे पहले एल आई आ रहा है, यानी कि लायन जो है ना सो मेल होता है। और अगर इसकी मीटिंग हम लोग गर यानी कि टाइगर के लास्ट अल्फाबेट देखोगे तो जी आ रहा है, तो फीमेल टाइगर के साथ अगर हम लोग मीटिंग करा रहे हैं तो हमारा लाइगर मतलब हमें मिलता है। और टाइगन में देखो सबसे पहले टी आई, यानी कि जो आपका टाइगर है यह आपका मेल हो गया, और इसका मतलब मीटिंग हम लोग जो है गन यानी कि लायन के अंदर देखो यहाँ पे GON है ना, तो लायन यहाँ पे आता है, तो लायन यहाँ पे फीमेल हो गया, तो अगर इसके साथ मीटिंग कराते हैं तो हमें टाइगन मिलता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके जो लाइगर या फिर टाइगन होते हैं ना, इसके जो मेल वाले होंगे या तो बिल्कुल अनफर्टाइल होंगे, यानी कि वे लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सेक्स ऑर्गन ही नहीं होते मेल वाले, मेल लाइगर या फिर टाइगन के पास। बट इसमें जो फीमेल होती है ना, तो इसमें से मतलब 25 से लेकर के 30% जो आपके मतलब टाइगर या फिर लाइगर वाले जो फीमेल होती हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि वे लोग जो है ना फर्दर टाइगर ना कि लाइगर या फिर मतलब आपके जो है टाइगर, यहाँ पे टाइगर या फिर लायन से जो है मेटिंग करके जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं। यानी कि यहाँ पे थोड़ा जो है हमारा जो ये मतलब स्पीशीज मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है, इसका थोड़ा एक्सेप्शन देखने को मिलता है लाइगर और टाइगर के केस में। यहाँ पे जो है ना कुछ आपके जो है फीमेल जो मतलब आपके लाइगर या फिर जो टाइगर होती है कुछ, यानी कि 20% 25% के आसपास ये लोग जो है बाद में जो है मतलब टाइगर के साथ या फिर लायन के साथ फर्दर जो है मेटिंग कर सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं, जिसको हम लोग ली लाइगर या फिर जो है मतलब टी टाइगन बोलते हैं। आगे उसको मतलब आप चाहो तो गूगल से देख सकते हो, NCERT में ज़्यादा दिया नहीं गया है तो ज़्यादा हम लोग उस पर डिटेल में बात भी नहीं करेंगे। ओके, तो देखो अब NCERT में अर्नेस्ट मेयर साहब को देख लेते हैं, यानी कि आज के लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1904, यानी कि देखोगे यहाँ पे 5 अर्नेस्ट में 5 अल्फाबेट, मेयर में 4, तो इनका जन्म जो है कब, तो 5 जुलाई 1904 को कैप्टन जर्मनी में हुआ था। इनके पास टोटल 2 टाइटल थे, एक डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और एक अलेक्जेंडर अजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमरेटस का इनको टाइटल प्राप्त था। सिंपल इसी को मैंने अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी बताया था। उसके बाद ये 100 साल तक जीवित रहे थे और
वन ऑफ द टॉप 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में इनका नाम भी आता है। सबसे बड़ा इनका नोटेबल वर्क है कि इन्होंने जो है करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है दिया है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर सेम स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उनका बच्चा ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा, और अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर विथ फ्यू सिमिलरिटीज मतलब विथ सिमिलरिटीज अगर आपस में मेटिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनका बच्चा स्ट्राइल पैदा होगा। इनके पास टोटल ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के 3 ताज मौजूद थे। कौन कौन से? तो भैया आपने बोला था बॉल, इन, क्रो से याद कर लो। बॉल से हो गया बाल्जन प्राइज 1983, इन से हो गया इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। टोटल 4 वर्ड आ रहे थे, तो इनको 1994 में यह टाइटल मिला था। और केफर्ड प्राइज OO आ रहा था, तो 1999 में इनको केफर्ड प्राइज मिला था। और टोटल 100 साल की उम्र में 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, अब बात यह है ना कि आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको जो है 50% चीज़ें जो है मतलब थ्योरी जब मैंने नोट से बताया होगा तो वहाँ से आपने कुछ चीज़ें समझा होगा। उसके बाद जो डाउट थे तो मतलब 25% आपके जो है NCERT से क्लियर हो गए होंगे, यानी कि 70% ही चीज़ें अभी तक आपके माइंड में आई होंगी। जनरल सी बात है ना, मतलब ऐसे आप लोग बोल दो कि नहीं भैया हमें सारी बातें 100% चीज़ें अभी माइंड में रिटेंशन हो जाई है, तो ये बात गलत होगी ना, यानी कि 75% करीब। अब मैं आपको जो जितने भी चीज़ें हैं ना उसको जो है 2 से 3 मिनट के अंदर आसानी से हर एक चीज़ें जो है रिवाइज कर रहता हूँ शॉर्ट नोट्स की सहायता से, जिससे जो है ना आप इस चैप्टर मतलब आज के टॉपिक को 85 से लेकर के 90% चीज़ों को जो है आसानी से जो अपने माइंड में जो है समझ सको, जान सको कि आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें। देखो आज हमने जो भी पढ़ा सभी को जो है क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे ज़्यादा आज हमने कुछ पढ़ा नहीं है। देखो सबसे पहले आज हमने बायोलॉजी के मतलब डेफिनेशन से चैप्टर की शुरुआत की थी। तो मैंने वहाँ पे बताया था बायोलॉजी जो है साइंस है लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस का या फिर लाइफ प्रोसेसेस का। हमारे धरती पे जितने भी डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और उनके अंदर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं सभी को स्टडी को हम लोगों ने बायोलॉजी बोला था। और यहाँ पे अभी तक यानी कि टिल डेट आज तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे धरती पे कितने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और इन सभी को जो है हमें अच्छे से पढ़ने के लिए बेटर वे में समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था ना हमें जो है अर्ली मैन ने दिया था। इन्होंने जो है धरती पे जितने भी मैटर थे उनको जो है 2 कैटेगरीज यानी कि एनिमेट लिविंग और एक जो है इन एनिमेट नॉन लिविंग थिंग्स में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। और इनमें से कुछ जो है एनिमेट और इन एनिमेट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की ये लोग पूजा भी कर रहे थे, जिनसे कि या तो वे लोग फियर डर जा रहे थे या फिर अवेक यानी कि चौक जा रहे थे, उनकी ये लोग पूजा भी करते थे। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी को देखने के नज़रिए के बारे में देखा था। 2 प्रकार के मतलब बायोलॉजी को समझने के नज़रिए होती हैं। एक जो था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, सेंट्रिक का मतलब मैन। इसमें ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करते हैं और सोचते हैं कि ये जो नेचर है ना, नेचर एग्जिस्ट ओनली फॉर ह्यूमंस, ओनली फॉर ह्यूमंस, यानी कि हम ही ह्यूमन के लिए ही यह नेचर एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग नेचर का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में लेस प्रोग्रेस यानी कि लिमिटेड प्रोग्रेस ही दिखाई देता है। उसी के अलावा सेकेंड जो था बायोसेंट्रिक, जो कि NCERT में नहीं था बट आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। ओके देखो बायोसेंट्रिक में जो था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सभी को हम लोग इक्वली कंसीडर कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रहा था हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक जीव जंतुओं के विकास के बारे में सोच रहे थे, तो हम लोग गलतियाँ करने से बच जा रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे वाटर को जो है पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है फॉरेस्ट को नहीं काट सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हर एक जीव जंतु को रहने का अधिकार है। हम लोग दूसरे जानवरों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं अपने यूज के लिए, क्योंकि जो है हम लोग सबके बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में इमेंस प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। उसके बाद मैंने आपको सिमिलरिटीज के बारे में बताया था, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट स्पिन भी बोला जाता है यानी कि ह्यूमन के सिविलाइजेशन में, कि हम लोगों ने सिमिलरिटीज को देखना स्टार्ट किया।
सिमिलरिटीज भी दो प्रकार के, एक वर्टिकल सिमिलरिटीज यानी कि परपेंडिकुलर बिटवीन टू जनरेशन, दो जनरेशन के बीच में हम लोग जो है सिमिलरिटीज को देख रहे थे, तो इसको हम लोग वर्टिकल बोल रहे थे, जैसे कि वी एंड आवर पेरेंट के केस में हो गया। या फिर एक हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटा हुआ लाइन, यानी कि सेम जनरेशन के इंडिविजुअल में हम लोग जो है सिमिलरिटीज को देख रहे थे, जैसे कि हम हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, या फिर चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, पापा चाचा हो गए। तो सेम जनरेशन के लोगों में अगर हम लोग जो है मतलब सिमिलरिटीज देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज होगा। अब यहाँ से व्हाट वी गेट, हमने यहाँ पे देखा क्या, यहाँ से पता चला प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पे आज तक आए हैं या फिर होंगे या फिर हैं, सभी एक दूसरे से जो है सो सिमिलर है बाई देयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कॉमन जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, उनमें जेनेटिक मटेरियल था। सोम यानी कि जो आपके सोम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है, जो कि आपके फ्यू वायरसेस या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर दिखाई देता है। और ज़्यादातर यानी कि जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें हमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है। बट अप टू अ सर्टेन डिग्री, मतलब अप टू अ सर्टेन डिग्री उसमें आपको वेरिएशन दिखाई देता है। ये चाहो तो आप एनसीईआरटी से अपने ये शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, आगे आते हैं। सॉरी, उसके बाद हम लोग जो है ना अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़े थे। तो अर्नेस्ट में 5 यानी कि 5 जुलाई, मेयर में 4, तो 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 यानी कि 100 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इत्तेफाक की बात है, अगर हम लोग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम का लिस्ट बनाते हैं तो उनमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा। सबसे बड़ा काम, महान काम है, इन्होंने हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, जिसमें बताया था कि अगर सेम स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा सो फर्टाइल होगा। और अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आपस में जो है ब्रीडिंग, मतलब आपस में ब्रीड करते हैं, तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा सो अनफर्टाइल या फिर स्टेराइल पैदा होगा। उसके बाद इनके पास टोटल 2 टाइटल थे। कौन कौन से? एक डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और एक एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी का टाइटल इनके पास था। उसके अलावा इनके पास जो है ना ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था। सिंपल बॉल इन क्रो से मैंने याद कराया था, बॉल से हो गया बाल्जन प्राइज 1983 में, इन से हो गया इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। टोटल इसमें 4 वर्ड आ रहे हैं, तो यह इनको 1994 में मिला था। और कैफर्ड प्राइज में डबल हो तो 1999 में इनको कैफर्ड प्राइज मिला था। कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। अगर आप चाहो तो इस पेज का जो है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा ग्लिच हो गया, सॉरी। चलो, इसका जो है अच्छे से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिस मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके, जिससे कि आप इसको अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है मतलब एक अलग कॉपी बनाना, जिसमें जो है ना हर एक टॉपिक का मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स दूंगा, जिससे कि जो है आप उस टॉपिक को आसानी से याद कर लो। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंक्लूडेड है। एक पॉइंट यहाँ पे गलती से मुझसे छूट गया था, कौन सा वाला? न्यूक्लिक एसिड वाला। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, चलो अब जो है देखो, आज के लिए बस इतना ही था। यानी कि आज मैंने आपको अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बताया, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा है, एक एक लाइन मैंने आपको जो है एनसीईआरटी का बताया है। अब आपको आज करना क्या है ना, आप जो है अपने एंड से एक बार पहले एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगा। वहाँ से अगर आपको कोई नए नए चीज़ें और क्यूरियोसिटी माइंड में आ रही है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होता है, तो उसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना, सॉरी एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लोर करना, ठीक है। उसके बाद जो है अपने इनसे पहले एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना, देन उसके बाद बैठ करके जो है शॉर्ट नोट्स बनाने बैठना। क्योंकि देखो, अगर आप अपने इनसे पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आपने जो है ना 70%, 80% या फिर 90% भी चैप्टर को समझा होगा, तो यहाँ पे और अच्छे से उसको समझ लोगे और अच्छे से समझोगे। कोई नए नए विचार माइंड में आएंगे, उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छा लगेगा, तो आप उसको इस शॉर्ट नोट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और पहले ही शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो ये जो अच्छे अच्छे विचार आएंगे या फिर कोई नया पॉइंट मिला होगा, आप अपने शॉर्ट नोट्स में कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा गंदा बन जाएगा, इसलिए जो है पहले एनसीईआरटी पढ़ना अच्छे से अपने इनसे, मैंने बता ही दिया है। उसके बाद इस शॉर्ट नोट्स का जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको जो है उसमें अपना जो बात है उसको ऐड करके और लिखोगे ना, तो देखो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और अच्छे से क्लियरिटी
आएगी। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना अपने इंड से, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि देखो आपको रिवीजन आपको करना है, आपको कौन से पॉइंट में कहाँ दिक्कत है आपको अपने से समझ में आएगा ना। मेरे शॉर्ट नोट से तो आपको मतलब ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो उसको अपने हिसाब से बनाओगे ना तो ज़्यादा चीज़ें वहाँ से फिर से रिवाइज हो जाएंगी। और आपने देखा ना इस टॉपिक को रिवाइज करने में मैंने तो एक्सप्लेन किया ना, आपको जो है 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 2 मिनट के अंदर आप इस सारे टॉपिक को आज के रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब देखो रही बात कल की, तो कल जो है मैं आपको जो है व्हाट इज लिविंग वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट नो डाउट ये जो टॉपिक होगा ना आपको कल इतना ज़्यादा मजा आएगा ना, आप बोलोगे वाह भैया। और उसमें जो है ना इतना बढ़िया से मैं आपको बताऊंगा, कहानी की तरफ मजा आएगा। उसके बाद कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर को बहुत डिटेल में बताएंगे, मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं कल आपको जो एक्सप्लेन करूंगा, उसका भी शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनवाऊंगा। उसमें भी आपका जो है ना एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, और एक पेज के अंदर सारे जो है मतलब हर एक पॉइंट आपके जो है आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी नीट के पीवाईक्यूज या फिर ऑल इंडिया मतलब प्री मेडिकल टेस्ट के पीवाईक्यूज होंगे, क्योंकि वहां पे पूछे गए हैं इस टॉपिक से आपके जो है पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो मैं उसको सॉल्व करा सकता हूँ। बट आज का जो टॉपिक था इसमें जो है ना अर्नेस्ट मेयर साहब से केवल एक ही जो है पीवाईक्यूज पूछा गया है, वो अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 4 स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो उसमें आपने 3 स्टेटमेंट तो अभी पढ़े ही नहीं है, केवल आपको अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में ही ना पता है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। तो इसीलिए इसको मैंने आपको लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 जब हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको उसी क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करा दूंगा। ओके, टेंशन नहीं लेने का यार, हर एक पीवाईक्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसमें नहीं था इसलिए नहीं मिला। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कल हम लोग जो है मतलब अगले क्लास अगले टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।